संडे स्टार के एक खास प्रोग्राम में आप सबों का खैर मकदम। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद की लिखी हुई किताब जो हाल ही में रिलीज हुई है संडे स्टार की जानिब से, इस किताब जो सफरनामा की शक्ल में है, मुज़ाकरा के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मुहक्किक व नसर निगार जनाब डॉक्टर अलीफ अंसारी साहब और मशहूर ड्रामा निगार व हिदायतकार जनाब मोहम्मद कमाल अहमद साहब और इस किताब के मुसन्निफ जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाहिद साहब। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अलीफ अंसारी साहब। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने गुज़श्ता साल यूरोप का सफ़र किया, कई ममालिक का, कई शहरों का भी दौरा किया आपने, और हम ये चाहें कि जो आपने दौरा किया है उन दौरे के दौरान जो आपने महसूस किया, अपने तजुर्बात और एहसासात को मुख्तसर तौर से बताने की ज़हमत फरमाएं। जी अलीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये जो सफर रहा ये एक तरह से इल्मी सफर भी था और ये एक जिस्मानी सफर तो रहा ही कि इसके दौरान बहुत सारी चीजें देखने का इत्तेफाक हुआ। अब एक बिल्कुल हिंदुस्तान से एक शख्स जा रहा है यूरोप की तहजीब देखने, यूरोप की माशरत से आगाही करने, और फिर वहाँ एक कॉन्फ्रेंस जो खासतौर से उर्दू के ताल्लुक से मुनक़द हो रही है, तो उसमें दो चीजें मुझे देखने को मिली। एक तो जो लोग यूरोप में रह रहे हैं उनका लगाव उर्दू ज़बान व अदब से और तहजीब से कितना है और कितना गहरा है, इसका मैंने मुशाहिदा किया। और मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जो लोग वहां जाकर आबाद हुए हैं वो अपनी नई नस्ल को उर्दू पहुंचाने की और उर्दू पढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए वो सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और जो क्लासेस होती हैं पढ़ाने के लिए, उनका भी जो है वो उन्होंने शुरुआत कर रखी है। तो ये खुशी हुई। साथ ही साथ वो मुशायरे भी मुनक़्क़िद करते हैं, अफसाने की महफिलें भी करते हैं, ताकि जो ग्रोन अप नस्ल है, जो उर्दू की दूसरी नस्ल है, वो अपना काम जारी रखे और इसके जरिए से नई नस्ल के लोगों को वो अपनी तरफ खींच सके। तो एक ये चीज, और दूसरी ये कि जिस तरीके से हमारे यहाँ बना हुआ है कि जैसे हम यूरोप की तहजीब को अच्छा नहीं समझते हैं या यूरोप के ताल्लुक से हमारी गलतफहमी है, तो ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि वहां भी हमारे जैसे लोग ही बसते हैं जिनको अपनी फैमिली से लगाव है, अपनी जड़ों से लगाव है, अपनी समाज से लगाव है, और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि दुनिया को और अच्छा और बेहतर बना सके। और इसके लिए वो सारी दुनिया के लोगों के लिए हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, उख़्वत का जज्बा रखते हैं, और कहीं भी कोई अगर गलत बात हो रही है तो उसके लिए ईमानदारी से मुखालफत करने का भी जज्बा रखते हैं। इसके बाद जनाब मोहम्मद कमाल अहमद साहब। जाहिद साहब, आपके सफरनामे से पता चला कि आपको उन इलाकों से बड़ी दिलचस्पी है जहाँ उर्दू बोलने वाले हैं, क्योंकि आप उर्दू दोस्त हैं, उर्दू बोलने वालों से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। आपको खुशी होती है कि दुनिया के किसी गोशे में अगर वो उर्दू बोलने वाला है तो आप वहां तक पहुंच सकें। जैसा आपके सफरनामे से जाहिर होता है कि यह आपका दूसरा सफर, पहला सफर शायद थाईलैंड था। जी, तो थाईलैंड में क्या उर्दू बोलने वाले नहीं है? नहीं, देखिए दोनों जगहों में फर्क है। एक तो ये कि थाईलैंड की जबान और तहजीब भी, बल्कि मैं कहूँ, और वहाँ का रख रखाव भी हमारे यहाँ से अलग है, और वहाँ उर्दू वाले यकीनन यूरोप से तो बहुत ही कम है। बल्कि मैं जब यहाँ से जा रहा था तो उससे कुछ दिनों पहले वहाँ के एक शायर का की चीज मैंने पढ़ी थी, तो उनको मैंने खत लिखा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। और जब मैं गया, वो उन्होंने अपना पता दिया था बैंकॉक का, बैंकॉक में कोई मार्केट है तो वहाँ का पता उन्होंने दिया था जो गजल छपी थी, तो मैंने उसी पते पर उनको खत लिखा। और फिर जब मैं बैंकॉक गया तो मैंने वहां जाकर मालूम किया तो पता चला कि वो साहब अब यहाँ नहीं रहते। तो एक मेरी जो आस थी कि शायद उनके जरिए से मैं दूसरे लोगों से मुतारिफ हो जाऊं, तो ऐसा बदकिस्मती से नहीं हो सका, बल्कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो साहब बैंकॉक से शिफ्ट होके साउथ अफ्रीका चले गए हैं। लिखते लिखाते अभी भी, बल्कि मेरी गुफ्तगू भी हुई उनसे फिर बाद में, लेकिन पता चला कि वो बैंकॉक से साउथ अफ्रीका चले गए। अब साउथ अफ्रीका में तो उर्दू वाले और हिंदी वाले और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग आबाद हैं, तो
तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसकी बनिस्बत यूरोप में मैं अगर कहूँ, जैसे इंग्लैंड में उर्दू जानने वाले काफी हद तक है। उसके बाद जर्मनी अगर आप देखिए तो जर्मनी में भी उर्दू ज़बान अदब का काफी काम हुआ है और काफी अच्छे अदीब व शायर वहां पर हैं। इसी तरीके से अगर आप देखिए फ्रांस में भी, तो पेरिस में खास तौर पर उर्दू वालों की अच्छी खासी आबादी है और वहां पर अदारे भी काम करते हैं। फिर अगर आप चले जाइए इटली के मिलान शहर में जो फैशन का कैपिटल है, वहां मुशायरे होते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि वहाँ मुशायरे होते हैं और वहाँ पाकिस्तानियों की खासी तादाद आबाद है, बांग्लादेशियों की भी अच्छी खासी तादाद इटली के मुख्तलिफ शहरों में आबाद है। फिर उससे अगर आप और पीछे आइए तो स्विट्जरलैंड में उर्दू बोलने वाले आबाद है। वहाँ की एक मोहतरमा जो अफसाना लिखती है, उनसे भी मेरा ताल्लुक है। तो इस तरीके से, और डेनमार्क जहाँ मैं गया, आप की तरह मुझे भी पहले हैरत थी कि डेनमार्क में उर्दू कॉन्फ्रेंस कैसे मुनक़िद हो रही है। हालांकि वहाँ के 2-4 कलमकारों से मैं वाकिफ था। जहाँ मैं गया डेनमार्क, वहाँ के 2-4 लोगों से तो मेरी वाक़ियत थी, अफसाना निगार भी, शायर भी। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझको बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तानियों की खासी तादाद, तकरीबन 3% लोग वहाँ की टोटल आबादी का उस मुल्क में बसते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग वहाँ के कैपिटल कोपेनहेगन और उसके आसपास में है। और मैंने कॉन्फ्रेंस में जब शिरकत की तो उसमें काफी तादाद में उर्दू वाले मौजूद थे। और फिर कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक जगह गया जहां पर एक मोहतरमा का इंतकाल हो गया था। वो उनके साहबजादे बड़े बिजनेसमैन है वहां पर। तो वहां वो मस्जिद में उनका तीजा हो रहा था, तीजे की फातिहा थी। उसमें तकरीबन 200 से 300 लोग आबाद मौजूद थे। फातिहा खानी की मैं बात कर रहा हूँ आपको, शायद यहाँ भी ना हो। तो 200 से 300 लोग फातिहा खानी में मौजूद थे और गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो उर्दू वाले हैं वो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ एक वहदत बनाकर यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं और अपनी तहजीब का और अपनी जबान के जिंदा रहने का सबूत वक्तन फौक्तन देते रहते हैं। जनाब डॉक्टर अलीफ अंसारी साहब। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद साहब, जो सवाल में पूछने वाला था बिल्कुल उर्दू जबान के ताल्लुक से, तो हमारे कमाल अहमद साहब ने आपसे कह दिया और आपने तफसील से उस पर रोशनी डाली है। अब मैं ये चाहूंगा कि बंगाल से कई सफरनामे लिखे गए जी, और हम ये चाहें कि आप उनके नाम भी बताएं और सफरनामा निगारों के नाम, और अगर हो सके तो सफरनामे के नाम बताने की जहमत फरमाएं ताकि हमारी मालूमात में इजाफा हो। और ये भी बताएं कि सफरनामा के से क्या फवायद हैं, क्या जो कारी है उसको क्या मिलता है सफरनामा पढ़ने से। इस पर भी रोशनी हल्की फुल्की डालने की जहमत फरमा दीजिए। देखिए, सफरनामा जो है अदब का एक हिस्सा है। आप किसी भी जबान का अदब देखें, चाहे वो संस्कृत जबान हो, हिंदी जबान हो, बंगला जबान हो, किसी भी जबान में जो सफरनामे लिखे जाते हैं वो अदब का एक हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं। ये अदब इसी तरीके से है जिस तरीके से आप कोई कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि कहानी के वाकयात सच नहीं होते, लेकिन सफरनामे में जो वाकयात होते हैं वो किसी हद तक तो सच जरूर होते हैं। जो किरदार होते हैं वो भी बहुत हद तक सच होते हैं। अब ये कि उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च लगाकर लोग बयान कर देते हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन ये एक तख्लीकी चीज है जिससे सफर की अहमियत का भी अंदाजा होता है। सफरनामा निगार के बारे में भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है और उसका अदब, जबान और माशरत के तई क्या रवैया है। तो इस तरीके से सफरनामे जो है हमारे अदब का एक जिंदा हिस्सा है। और मुझे ये बताते हुए ये भी खुशी होती है कि उर्दू में भी बहुत अच्छे अच्छे सफरनामे लिखे गए हैं। मेरा ख्याल है कि उर्दू में तकरीबन 100 से ज्यादा सफरनामे लिखे गए हैं बड़े सगीर में। और पहला सफरनामा, जैसा कि आप वाकिफ होंगे कि अजायबात फिरंग यूसुफ कंबल पोश साहब का सफरनामा था जो यहाँ शाया हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोग यूरोप गए और दूसरी जगहों पर गए और उन्होंने अपने सफरनामे लिखे। अब बंगाल से जो सफरनामे लिखे गए उनके बारे में बताने से पहले मैं ये आपको वाज़ेह करूं कि बंगाल से यूरोप का ताल्लुक बड़ा गहरा है। मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि डेनमार्क के लोग भी बंगाल आए थे और यहाँ इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले डेनमार्क वालों ने कायम की थी। उसके बाद अंग्रेजों ने की आमद हुई और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक दूसरी कंपनी यहाँ पर बनाई। इस तरीके से फ्रांस वाले आए, इटली वाले आए, जर्मनी वाले आए, तो वहां के लोग तो आए। अब इसके बाद जो यहां से लोग गए, जैसे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है कि यहां से पहली बार वो यूरोप गए थे। उसके बाद हमारे सर सैयद अहमद साहब गए। बंगाल से जिन अदीबों और शायरों ने सफर किया है बाहर का और अपने सफरनामे लिखे हैं, उनमें
एक तो जावेद दानिश साहब का दो बहुत अच्छा सफरनामा आवारगी और मजीद आवारगी रहा है, जिसमें उन्होंने यूरोप और अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर और अपनी दास्तान बयान की है। उसके बाद फैसिन एजाज साहब वो इंग्लैंड गए थे, सीरिया गए, चाइना गए, अजरबैजान गए, तो वहां के सफरनामे उन्होंने लिखे हैं। बल्कि अभी उन्होंने मुझे किताब भेजी तो उससे ये भी पता चला कि वो यूरोप के अलावा अमेरिका भी गए थे और डेनमार्क भी गए थे, स्वीडन भी गए थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि डेनमार्क और स्वीडन का उन्होंने सफरनामा लिखा है या नहीं, और अमेरिका का भी लिखा है कि नहीं, लेकिन इंग्लैंड का उन्होंने लिखा है और सीरिया का लिखा है और चाइना का लिखा है और अजरबैजान का लिखा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। फिर हमारे ज़हीर अनवर साहब इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने भी अपना सफरनामा लिखा है, बल्कि अभी एक सफरनामा तुर्की भी वो उनका शाया हो रहा है, वो गए थे। इसलिए हमारे अहमद सईद मलिहाबादी साहब वो पाकिस्तान गए थे, उन्होंने पाकिस्तान का सफरनामा लिखा था। हमारे अलकमा शिबली साहब हज के लिए गए थे, दयार हरम तक के नाम से उन्होंने एक सफरनामा लिखा। फिर कुछ लोगों ने बांग्लादेश का सफर किया है, उसके ताल्लुक से भी कुछ सफरनामे लिखे गए हैं जो किताबी शक्ल में शायद नहीं सामने आए हैं, लेकिन वो रिसालों में और अखबारों में छपे हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बंगाल में सफरनामे यूं तो कम ही लिखे गए हैं, लेकिन जो लिखे गए हैं और जिन लोगों ने लिखे हैं वो बड़े मोतबर आदमी हैं, और उससे उनके सफरनामे और उनके सफर दोनों की अहमियत का अंदाजा होता है। जनाब मोहम्मद कमाल अहमद साहब। जाहिर साहब, यूरोप आपके स्मरण से ये जाहिर होता है कि यूरोप में जितने भी उर्दू बोलने वाले हैं वो अपनी नई नस्ल को उर्दू से जोड़ना चाहते हैं। तो शायद मेरा ख्याल है ऐसा तो नहीं कि उनकी खुदगर्जी या आइडेंटिटी क्राइसिस या वेस्टर्न तहजीब से बच्चों को बचाने की कोशिश है। अगर ऐसा है तो वो उर्दू को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू की कोई खास खिदमत तो अंजाम नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनकी आमदनी वगैरह इस कदर हो चुकी है कि अब रिटायरमेंट के बाद उन्हें तन्हाई सताती है, रिकॉग्निशन चाहते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि अपने बैक टू पेविलियन उर्दू से खुद को जोड़ दो। तो क्या इससे उर्दू को कुछ फायदा पहुंचेगा? क्योंकि हमने देखा है बीच में उर्दू की नई बस्तियों के नाम से काफी बिजनेस भी हुआ, काफी लोग रिसाले के मुदीरों ने उन्हें एक तरह से ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल में क्या हुआ कि आप अपनी चीजें भेजें, मैं आपको चीजें शाया करूंगा, चाहे वो चीज जिस भी स्टैंडर्ड का हो। ये रिसाले के मुदीरों की उर्दू तजारत थी, बहुतों ने किया। अब कोई कैसी भी गजल लिखता है, उसके तहत 100 पाउंड या $100 का चेक भेज देता है, तो आप उसको रिसाले में जगह दे देते हैं। अब ये बहुत जोर चला था 10-15 साल तक। अच्छा। लेकिन आज वो लोग राइटर कहाँ हैं? आज तो उर्दू वाले, इससे दो नुकसान हुआ। एक तो मुकामी उर्दू बोलने में लिखने वालों को रिसाले में जगह मिलने नहीं लगी, उन्होंने देखा। तो ये आप बताइए कि ये इस तरह से तो उर्दू को नुकसान ज्यादा हुआ, मुनाफा कम, या राइटरों को या उर्दू जबान की वसत में कोई खास फायदा पहुंचा नहीं। कमाल साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने एक अच्छा सवाल किया है। असल में आपके सवाल के दो पहलू हैं, मैं समझता हूँ। एक तो आपने वो बात उठाई कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उन्होंने अपनी शोहरत के लिए ये उर्दू जबान को इस्तेमाल करने की कोशिश की और मुदीरों से ताल्लुकात बनाए, और वाइस वर्सा भी हुआ कि मुदीरों से उनसे ताल्लुकात बनाए और उनकी चीजें छापने के बदले में कुछ डॉलर कमाए। ये तो एक हिस्सा हो सकता है, रहा भी है। लेकिन एक जो तड़प होती है अपनी, आपने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, तो मैं समझता हूं कि एक बात इसमें हमको जोड़ना चाहिए, और कि जो लोग यूरोप गए हैं वो उर्दू के अदीब व शायर बाद में हैं। पहले वो एक मजदूर की हैसियत से या एक कमाने वाले की हैसियत से यूरोप जाते हैं, क्योंकि माशी किफालत सबसे पहले देखी जाती है। तो जो लोग वहां जाते हैं वो सबसे पहले कोई बिजनेस या कोई सर्विस वहां पर हासिल करना चाहते हैं, और उस अपनी लियाकत की बिना पर वो वहां पर जहां भी रहे, चाहे यूरोप में कोई भी जगह हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, फ्रांस हो, वहां अपनी लियाकत से ही वो एक सर्विस या बिजनेस से जुड़ जाते हैं। जब वो जुड़ जाते हैं तो फिर उनका एक मामला ये होता है कि अपनी फैमिली को बुला लें, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, और अगर उसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर
کی ایک ترجیح ہوتی ہے کہ ہم یورپ میں رہ تو رہے ہیں، ہم نے یہاں کی زبان بھی سیکھی ہے، ہم نے یہاں کی تہذیب بھی سیکھی ہے، کیونکہ وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ انگلش پڑھ رہی ہے، انگلش کلچر دیکھ رہی ہے، یا ڈینش کلچر بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اٹالین کلچر بھی کر سکتے ہیں، ان کو تو وہ دیکھ رہی ہے، لیکن ہماری اپنی جڑیں جو ہے وہ ہندوستان میں یا پاکستان میں ہیں، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اپنے بچوں کو انگریزی کی بھی تعلیم دیں اور اپنی زبان کی بھی تعلیم دیں، یا ڈینش کلچر سے بھی واقف کرائیں اور اپنے کلچر سے بھی واقف کرائیں. تو یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس اگر آپ اسے کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب لفظ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کرائسس تو نہیں ہے، لیکن یہ سیکھنے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی جڑوں سے بھی متعلق رہیں اور باہر میں جہاں ہم ہیں وہاں بھی ہم پیسے کما سکیں یا اپنا اسٹیٹس بنا سکیں یا وہاں رہ سکیں. ایک صاف صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں اسٹیبلش ہو گئے ہیں ان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر ہندوستان یا پاکستان آئیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہاں بہت سارے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم واپس نہیں جانا چاہتے، خاص طور سے پاکستانی نے کہا کہ پاکستان ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم ہفتے بھر کے لیے یا 15 دن کے لیے سیاحت کی غرض سے تو جا سکتے ہیں، لیکن رہنے کے لیے واپسی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں چاہے وہ انگلینڈ ہو یا ڈنمارک ہو یا اٹلی ہو یا فرانس ہو، وہاں جتنی آزادی حاصل ہے ہر طرح سے اور جتنا تحفظ حاصل ہے وہ نہیں چاہتے، یا آتے بھی تو اپنے چچا سے مل لیا، اپنے بہنوں سے مل لیا، اپنے بھائیوں سے مل لیا، اس میں شادیوں میں شرکت کر لی، لیکن پھر وہ واپس چلے گئے اور وہ یہیں کے اب ہو گئے ہیں. اگر وہ انگلینڈ کے ہیں تو انگلش کے ہو گئے، ڈنمارک کے ہیں تو ڈینش ہو گئے، اٹلی کے رہ گئے تو اٹالین ہو گئے، کیا امریکہ میں جو چلا گیا وہ امریکن ہو گیا، آسٹریلیا میں چلا گیا تو آسٹریلین ہو گیا. تو یہ آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کے اس حصے میں نہیں ہیں، جو 30 کے میں ہیں، 40 میں ہیں، 45-50 میں بھی ہیں، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے وہ اردو سیکھے، اردو زبان سے واقفیت حاصل کرے. کیونکہ دیکھیے اب وہاں جا کے وہ نماز پڑھنا بھی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، روزہ رکھنا بھی سکھاتے ہیں اور حج کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے، بلکہ یہ کہ اب یہ اپنی جڑوں سے وابستہ رہنے کی کوشش ضرور ہے. تو اس کے لیے وہ ادب کا بھی سہارا دیتے ہیں اور مذہب کا سہارا لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات. آج کا ہمارا مذاکرہ کامیاب رہا، جس میں میرا یورپ کا سفر کے تعلق سے سوال پوچھے گئے اور کتاب کے مصنف ڈاکٹر محمد زاہد صاحب نے کافی تفصیل سے جواب دیا. میں سبھی شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ناظرین